नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार श्री रूप सिंह चंदेल का लिखा हुआ उपन्यास सुखन साज। रूप सिंह चंदेल जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे वर्तमान शीर्ष साहित्यकारों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रस्तुत है उनका उपन्यास सुखन साज धारावाहिक रूप से। एक आत्मनिर्भर स्त्री की कहानी जो समाज द्वारा छली और शोषित की जाती है। तो आरंभ करते हैं उपन्यास। आज सुनिए भाग 1। कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने सिर उठाकर देखा। चपरासी मेवालाल था। उसने प्रश्न भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उप सचिव जब भी उसे किसी फाइल पर चर्चा के लिए बुलाते, मेवालाल इसी प्रकार धीरे से दरवाज़ा खोलकर धीमी आवाज़ में कहता, मैम, सर ने बुलाया है। मेवालाल के इतना कहने के साथ ही इंटरकॉम बज उठता। नीलिमा, अमुक केस डिस्कस करना है। मेवालाल ने उसका आशय समझा और बोला, मैम, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। साप्ताहिक हिंदुस्तान का ताज़ा अंक संभाले, लंबी मोटी नाक, गोल और चौड़ा चेहरा, हृष्ट पुष्ट, लगभग 37-38 वर्ष का व्यक्ति उसके सामने था। उसने बैठने का इशारा करते हुए कहा, 5 मिनट सर, और डीएस की ओर से सचिव को जाने वाले पत्र को पढ़ने लगी, जिसे उसके सेक्शन ऑफिसर ने लिखा था। उसने पत्र के अंतिम अनुच्छेद में संशोधन किया। संशोधन के बाद फाइल बांध मेवालाल को बुलाने के लिए घंटी बजाई और फाइल उसे देते हुए कहा, एसओ को कहना कि इसे अभी टाइप करवाकर मुझे दोबारा सबमिट करे। जी मैम, मेवालाल ने फाइल पकड़ते हुए कहा। दरवाज़ा खोलते हुए वो एक क्षण के लिए ठिठका और उसकी ओर देखा, जिसका अर्थ वो समझ गई और बोली, फाइल देकर 2 चाय। अरे, आप चाय के लिए कष्ट ना करें, आगंतुक ने धीमे स्वर में कहा तो वो बोली, मैंने भी अभी तक नहीं पी, आपके साथ पी लूँगी। उसने आगंतुक के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। आगंतुक को समझते देर नहीं लगी। पत्रिका मेज पर रखते हुए बोले, मेरा नाम लालमणि जगलाल है। ओह, आप कविताएं लिखते हैं ना? नीलिमा ने लालमणि की ओर देखा। उसकी आंखों की चमक जगलाल ने अनुभव की, जिनमें उनसे मिलने की प्रसन्नता थी। जी, मैं कविताएं लिखता हूँ। क्षण भर के लिए चुप रहने के बाद लालमणि जगलाल ने हाथ में पकड़ा साप्ताहिक हिंदुस्तान नीलिमा सिंह की ओर बढ़ाते हुए कहा, पत्रिका में आपकी कहानी पढ़ी, अद्भुत कहानी है। नारी पीड़ा को जिस प्रकार आपने अभिव्यक्त किया है, वो किसी भी संवेदनशील पाठक को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। पात्रा की स्थितियों को जिस गहनता के साथ आपने उद्घाटित किया है, वो इतना मार्मिक है कि पढ़ने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। आपकी कहानियाँ पहले भी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता रहा हूँ, लेकिन पहली बार इस पत्रिका में आपका परिचय पढ़ा और आपसे मिलने चला आया। जगलाल एक क्षण के लिए रुका। आपने अन्यथा तो नहीं लिया? आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। एक बड़ा कवि मेरे दफ्तर चलकर मेरी कहानी की प्रशंसा करने आए, इसमें अन्यथा क्यों लेना? नीलिमा सिंह के इतना कहने के साथ ही मेवालाल ने दरवाज़ा खोला। उसने हाथ में ट्रे पकड़ रखा था, जिसमें चाय के 2 कप और प्लेटें थीं। कपों के बगल में एक प्लेट में बिस्कुट थे। आते ही वो बोला, मैम, मैंने एसओ सर से कह दिया है। इतना कहने के साथ ट्रे कमरे में रखे स्टूल पर रखकर चाय बनाने लगा। प्लेट में चाय और बिस्कुट की प्लेट नीलिमा की मेज पर रखकर मेवालाल जाने लगा। मेवालाल, अपने लिए भी चाय ले लेना। जी मैम। जगलाल सोचने लगा, कितना संवेदनशील होती है, चपरासियों का ख्याल कौन रखता है। कुछ देर तक कमरे में चुप्पी पसरी रही। जगपाल की नज़रें कभी नीलिमा सिंह के चेहरे पर टिक जाती तो कभी मेज पर रखी फाइलों पर। नीलिमा की नज़रें मेज पर गड़ी हुई थीं। जगलाल नीलिमा की सुंदरता को बीच बीच में निहार रहा था। बैठे होने पर लंबाई का सही अनुमान लगाना उसके लिए कठिन था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि वो 5 फुट 4 इंच के लगभग थी। उसका चेहरा हल्का लंबाई लिए गोरा, आंखें काली हिरनी की भांति सुंदर, भरी हुई देह यष्टि, हरी साड़ी में नीलिमा का सौंदर्य इतना आकर्षक था कि एक समय ऐसा भी आया कि चाय का कप हाथ में पकड़े जगलाल चाय पीना भूल गया, और ये भी भूल गया कि जिस सुंदर युवती के सामने बैठा वो उसकी सुंदरता की मन ही मन प्रशंसा कर रहा है, वो मेज की फाइलों पर नज़रें टिकाए उसकी नज़रों का जायजा ले रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और टाइपिस्ट का सिर दिखाई दिया। नीलिमा के देखते ही टाइपिस्ट ड्राफ्ट पकड़े अंदर आया। कोई शब्द समझ में नहीं आया विवेक? नीलिमा ने पूछा। जी मैम। टाइपिस्ट ने कई शब्दों के नीचे लाइन खींच रखी थी।
नीलिमा ने एक अलग कागज़ पर उन शब्दों को साफ लिखते हुए कहा। सेक्शन अफसर राम नारायण से पूछ लेते। वो सीट पर नहीं है मैम। नीलिमा ने घड़ी देखा, 11 बजे थे। चाय पीने गए होंगे। जी मैम। ऑफिस के सभी सेक्शन अफसर एक साथ चाय पीने जाते हैं। जब तक राम नारायण सर चाय पीकर लौटेंगे मैं इसे टाइप कर लूँगा। थैंक यू मैम। टाइपिस्ट ने कागज़ नीलिमा सिंह से ले लिया और बाहर निकल गया। सभी दफ्तरों का यही हाल है। जगलाल को बात प्रारंभ करने का अवसर मिल गया था। जी। चाय का अंतिम घूंट लेते हुए नीलिमा बोली। तभी उसने अनुभव किया कि जगलाल ने ना ही बिस्कुट लिया था और तब तक चाय का एक सिप ही लिया था। अरे आपने चाय पी ही नहीं? अब तक आपकी चाय ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी मंगवा देती हूँ। उसने घंटी बजाई। आप परेशान ना हो, मैं ठंडी चाय पीता हूँ। ओह। मेवालाल वहाँ नहीं था। नीलिमा के पास अतिथि के आने से वो निश्चिंत था कि वो हाल फिलहाल घंटी नहीं बजाएगी और वो दूर एक उप सचिव के चपरासी के पास बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पीते हुए वो अखबार में छपी ग्रेटर कैलाश में पकड़े गए सेक्स रैकेट के बारे में बातें कर रहा था। उसे नीलिमा की घंटी सुनाई नहीं दी। मैंने आपकी कहानियाँ धर्मयुग, सारिका और दूसरी पत्रिकाओं में पढ़ी थीं। हर कहानी सामाजिक विडंबनाओं पर केंद्रित रही, विशेष रूप से स्त्री समस्याओं पर, जैसा कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित ये कहानी। हमारे देश में स्त्रियों और दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वही प्रताड़ना, शोषण, दमन जो आज से 100 साल पहले की स्त्री को झेलना पड़ता था। आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन आज भी वे 18वीं शताब्दी में जीने के लिए अभिशप्त हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। आज़ादी के बाद भी स्त्रियों के हालात बहुत नहीं बदले। जो शिक्षित हो गई हैं उनके ही बदले हैं। उनके भी नहीं बदले। मेरी ये कहानी ऐसी ही एक शिक्षित युवती की कहानी है। शिक्षित स्त्रियों से मेरा अभिप्राय उनसे है जो नौकरी कर रही हैं। जो आर्थिक रूप से पति पर निर्भर हैं, उनकी स्थितियां निश्चित ही नहीं बदली। एक क्षण के लिए रुका लालमणि जगलाल, फिर बोला, लेकिन सभी शिक्षित स्त्रियों की स्थिति वैसी नहीं है। नारी मुक्ति आंदोलन ने उनमें कुछ जागृति तो पैदा की ही है। नारी मुक्ति का नारा केवल संपन्न महिलाओं द्वारा दिया जाता है। वे ही सक्रिय हैं, ज़मीनी हकीकत उन्हें मालूम नहीं। हमारे देश में बहुत कुछ दिखावे के लिए, नाम के लिए होता है। धनी है, पैसे की कमी नहीं है। अलग अलग शहरों में सेमिनार आयोजित कर लिए और समझ लिया कि स्त्रियों की समस्या सुलझ गई। ऐसा नहीं है। लालमणि चुप रहा, नीलिमा भी चुप रही। कुछ देर बाद नीलिमा बोली, शायद आप दूरदर्शन में हैं। आपकी किसी कविता के साथ प्रकाशित परिचय में पढ़ा था। जी, मैं दूरदर्शन में उपनिदेशक हूँ। हाल में प्रमोशन में यहाँ आया। इससे पहले लखनऊ में सहायक निदेशक था। एक क्षण रुक कर लालमणि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि कथाकार कविताएं नहीं पढ़ते। अपनी अपनी पसंद की बात है। मैं भी उन्हीं कविताओं को पढ़ती हूँ जो पसंद आती हैं। लेकिन बिना पढ़े कैसे पता चलेगा कि कौन सी कविता कैसी है? किसी भी रचना की कुछ पंक्तियाँ बता देती हैं कि कविता पढ़ी जानी चाहिए या नहीं। नीलिमा ने जगलाल की ओर देखा और कुछ रुक कर बोली, आप अन्यथा ना लें तो कहना चाहूँगी कि आजकल जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनमें अधिकांश सिर के ऊपर से गुजर जाती हैं। क्या कारण है कि आज के युवा कवियों के बजाय आज भी नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं लोग खोज कर पढ़ते हैं? हमारी पीढ़ी के कई कवि हैं जो समय और समाज की समस्याओं को उद्घाटित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी कविताओं ने आपको निराश नहीं किया होगा। हाँ, कुछ कवि हैं, लेकिन सच ये है कि मैं भी कम ही कविताएं पढ़ती हूँ। नीलिमा ने जगलाल के चेहरे की ओर देखा। कुछ क्षण पहले तक मौजूद उसके चेहरे पर एक प्रकार की उदासी देखी उसने। उसे झटका लगा था। पहले वो सोच रहा था कि नीलिमा ने पत्रिकाओं में प्रकाशित उसकी अधिकांश कविताएं पढ़ी होंगी, लेकिन उसकी साफगोई ने उसे निराश किया। मैंने ठीक ही कहा था। ठंडी चाय का अंतिम घूंट लेते हुए लालमणि बोला, मैंने ठीक ही कहा था कि कथाकार प्रायः कविताएं नहीं पढ़ते। कवि कहानीकारों को पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, दूसरों को नहीं जानता। आप सभी की कहानियाँ पढ़ पाते हैं? नहीं, सभी की नहीं, लेकिन जिनकी एक भी कहानी पसंद आ जाती है, मेरी कोशिश होती है कि उसकी अगली कहानी भी पढूं। यदि वो निराश करने लगता है तब उसे छोड़ देता हूँ। बस यही हाल मेरा है। मेरा अनुमान है कि अधिकांश कथाकारों के साथ यही होता होगा। नीलिमा के इतना कहने के साथ ही सेक्शन अफसर राम नारायण टाइप किए हुए ड्राफ्ट और फाइल के साथ प्रकट हुआ। टाइप हो गया? जी मैम। फाइल नीलिमा की ओर बढ़ाते हुए राम नारायण बोला।
सर, एक मिनट, नीलिमा ने लालमणि जगलाल की ओर देखते हुए कहा और राम नारायण से फाइल लेकर ड्राफ्ट पढ़ने लगी। एक पेज के उस ड्राफ्ट में उसने फिर एक वाक्य बदला। नीचे उप सचिव के लिए हाथ से एक पंक्ति का नोट लिखकर अपने लिए निर्धारित स्थान पर, जहां अंडर सेक्रेटरी लिखा था, हस्ताक्षर किए और फाइल राम नारायण को देती हुई बोली, इसे अब टाइप न करवाकर डिप्टी सर को भिजवा दें, आज ही ये सचिव सर तक जाना है। राम नारायण फाइल लेकर जाने को हुआ कि उसे रोकते हुए बोली, आपने इसमें अर्जेंट लिखा है, मोस्ट अर्जेंट लिख दें। जी मैम, लिख दूंगा। राम नारायण के जाने के बाद नीलिमा बोली, सर, एक बार फिर क्षमा चाहते हुए कहना चाहती हूँ कि आज के कवियों में अधिकांश नकली क्रांति कर रहे हैं। कुछ कविताओं में चिड़िया बैठा रहे हैं तो कुछ नारी अंगों को केंद्र में रखकर लिख रहे हैं। पाठक मूर्ख नहीं है, जबकि आज कहानीकार अधिक सजगता के साथ समय और समाज की समस्याओं को चित्रित कर रहा है। कहानी आंदोलनों से हटकर सहज भाव से आगे बढ़ रही है। नीलिमा ने जगलाल के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर आने के समय की प्रसन्नता गायब थी। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई शायद। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। एक क्षण चुप रहने के बाद लालमणि बोला, लेकिन मैं कवियों की उस भीड़ से अलग हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने आपकी कविताएं पढ़ी हैं। अहो भाग्य! लालमणि का चेहरा खिल उठा। हमारी एक साहित्यिक संस्था है, हम प्रतिमाह दूसरे शनिवार को गोष्ठी करते हैं। इतना कहकर वो फिर रुका, जैसे कुछ शब्द खोज रहा था, लेकिन वास्तव में वो शब्द नहीं खोज रहा था। जिस संस्था को अपनी बता गया था वो उसकी नहीं थी और वो अपने को संशोधित करना चाह रहा था। दरअसल वो संस्था मेरी नहीं, मेरे दिल्ली आने से पहले से कुछ लोग उसे चला रहे थे। कवि वसंत जी हैं, आप शायद उन्हें जानती होंगी। मैं उन्हें नहीं जानती, उन्हें कभी नहीं पढ़ा। बहुत अच्छे कवि हैं, सुंदरलाल वसंत। कुछ साहित्यकारों के साथ मिलकर उन्होंने रचनाकार साहित्यिक संस्था बनाई थी। वसंत जी विकल्प के संपादक हैं। विकल्प में मेरी कविताएं प्रकाशित करने के कारण परिचय हुआ। विकल्प लघु पत्रिका है। वसंत जी नव जागरण के संपादक हैं। अखबार का कार्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग में है। अखबार से तो आप परिचित ही होंगी। जी। कभी कोई रचना भेजी उसमें? अधिक लिख नहीं पाती और जो लिखा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और धर्मयुग या अन्य पत्रिका में प्रकाशित हो जाता रहा, इसलिए किसी दैनिक में आज तक कोई रचना नहीं भेजी। ठीक बात। वैसे भी दैनिक अखबारों में प्रकाशित रचना से कोई रचनाकार साहित्यकार नहीं बन जाता। क्षण भर रुकने के बाद वो आगे बोला, विकल्प वसंत जी की निजी पत्रिका है। त्रैमासिक कविता और कहानी प्रकाशित करते हैं। नीलिमा ने केवल इतना ही कहा। आप भी कभी रचनाकार की शोभा बढ़ाएं। यदि अनुमति दें और अपना फ़ोन नंबर दें तो मैं वसंत जी को कहूँगा कि वो आपको अगली गोष्ठी में कहानी पाठ के लिए कहें। नीलिमा ने ऑफिस का फ़ोन नंबर एक स्लिप में लिखकर जगलाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं गोष्ठियों में कभी गई नहीं, समय नहीं मिलता, अवकाश के दिन बहुत कम होते हैं। रचनाकार में शालिनी जी और अंजला जी भी आती हैं, दोनों कथाकार हैं, आप इनके नाम से परिचित होंगी। वसंत जी की पत्रिका विकल्प और नव जागरण में प्रकाशित होती होंगी। लालमणि ने नीलिमा के व्यंग को समझा और चुप रहा। तभी मेवालाल ने दरवाज़ा खोलकर कहा, मैम, डिप्टी सर आपको बुला रहे हैं। माफ़ करेंगे लालमणि जी। कुर्सी से उठते हुए वो बोली। लालमणि भी उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं वसंत जी को कहूँगा कि वो आपको अगली गोष्ठी में कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करें। नीलिमा ने उत्तर नहीं दिया। उसके कुर्सी से उठने के साथ ही इंटरकॉम बजा। डिप्टी सेक्रेटरी थे। नीलिमा, कम। यस सर, नीलिमा ने कहा और नोट पैड पकड़ लालमणि को हाथ जोड़ नमस्ते करते हुए हड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। लालमणि भौचक सा उसे जाता देखता रहा। वो अभी भी नीलिमा के कमरे में खड़ा था। उसे खड़ा देख मेवालाल कमरे में दाखिल हो गया और फाइलों को ठीक करने लगा। चपरासी बहुत समझदार होते हैं। ये फाइलों को ठीक करने के बहाने कमरे में रुकना चाह रहा है क्योंकि मैं खड़ा हूँ, लालमणि ने सोचा और ओके मेवालाल कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। नमस्ते सर। मेवालाल भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गया। लालमणि दूरदर्शन के मंडी हाउस केंद्र में था। उसके पास अपनी फिएट कार थी। लौटते हुए वो दूरदर्शन के मुख्य कार्यालय होकर जाने के विषय में सोचकर आया था। अपने कार्यालय में उसने कहा भी था कि यदि मुख्य कार्यालय से किसी अधिकारी का फ़ोन आएगा तब वो कहेगा कि वो मुख्य कार्यालय ही गए हैं। अपने स्टाफ को उसने ये भी कहा था कि वहाँ जाने से पहले वो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय जाएगा। नीलिमा सिंह शिक्षा मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी थी।
उसी बिल्डिंग के भूतल में केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय था। नीलिमा के यहाँ से वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरा और उतरते समय लगातार नीलिमा सिंह के बारे में सोचता रहा। नीलिमा की सुंदरता उसके मन मस्तिष्क को मथ रही थी। उसकी वाक्पटुता भी गजब है। मैं बहुत देर से मिला उससे, जबकि मुझे यहाँ आए 2 साल हो चुके। पहले मुख्य कार्यालय में ही पदस्थ था। कितना निकट है उसका मंत्रालय! पैदल 10 मिनट का रास्ता। सीधे रफ़ी मार्ग होकर आया जा सकता है या ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से घूमकर भी। दोनों से ही समान दूरी। उसकी कई कहानियाँ पढ़ीं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि वो मेरे कार्यालय के इतना निकट थी। उसकी फ़ोटो पत्रिका में नहीं छपती। परिचय में केवल इतना ही प्रकाशित होता कि युवा लेखिका। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक कहानियाँ प्रकाशित। पता नहीं क्यों लेखिकाएं, खासकर हिंदी लेखिकाएं, अपनी जन्मतिथि छुपाती हैं और पता भी प्रायः नहीं प्रकाशित करवाती। उम्रदराज लेखिकाएं भी युवावस्था का चित्र प्रकाशित करवाती हैं। वे अपना पता भी प्रकाशित करवाती हैं और पाठक उन्हें पत्र भी लिखते हैं। मैंने भी कुछ को पत्र लिखकर ये सोचकर कि वे युवा हैं, लेकिन जब किसी साहित्यिक कार्यक्रम में मिलने का अवसर मिला तब देखा कि फ़ोटो से वे 1.5-2 गुना उम्र की थी। इस बार साप्ताहिक हिंदुस्तान में नामालूम हिमांशु जोशी ने कैसे नीलिमा का पता प्रकाशित कर दिया। सीढ़ियाँ समाप्त होने पर उसकी चिंतन प्रक्रिया एक क्षण के लिए बाधित हुई, लेकिन पुस्तकालय के अंदर प्रवेश करते ही वो पुनः प्रारंभ हो गई। हो सकता है हिमांशु जोशी ने मांगा हो उससे, कहा होगा, नीलिमा कब तक अपना पता छुपा कर रखोगी? दिल्ली का साहित्यिक वर्ग खोज ही लेगा, इसलिए इस बार मैं कहानी के साथ तुम्हारा पता देना चाहूँगा। इसके लाभ ही होते हैं। लोग मिलते हैं, तुम्हारी कहानियों पर चर्चा करेंगे तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। लिखने के लिए उत्साह बहुत आवश्यक है। अपने को सीमित दायरे में रखने से अच्छा है कि एक साहित्यकार को लोगों से मिलना जुलना चाहिए। हिमांशु जोशी साप्ताहिक हिंदुस्तान में विशेष संवाददाता हैं, स्वयं कथाकार हैं, इसलिए मनोहर श्याम जोशी जी ने उन्हें साप्ताहिक में साहित्य देखने का काम भी सौंपा हुआ है। भले ही लोग ये कहते हों कि दोनों ही कुमाऊं से हैं और साहित्य में भी क्षेत्रवाद प्रभावी है और जातिवाद भी। मैं भी कुमाऊं का हूँ, लेकिन परिचय के बाद भी हिमांशु जोशी ने मेरी अब तक 4 कविताएं ही साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित की हैं। एक बार नीलिमा सिंह की कहानी और मेरी कविता साथ प्रकाशित हुई थी। पुस्तकों की रैक में कुंवर नारायण का अपने सामने कविता संग्रह खोजते हुए जो 1979 में प्रकाशित हुआ था, उसका विचार तंत्र बाधित हुआ। वो एक रैक के सामने खड़ा रहा कुछ देर और भूल गया कि वो क्या खोज रहा था। अरे ये बड़ी चूक थी। आते समय रास्ते भर सोचता रहा था कि नीलिमा सिंह से कहूँगा कि एक बार हम दोनों साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक साथ प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन स्त्री समस्या पर बातों में ये भूल ही गया। इससे क्या, उससे मिलना हुआ और अच्छा परिचय हुआ जिसे मुझे आगे बढ़ाना है। काश मेरी पत्नी कल्पना की जगह। सब भाग्य का खेल है। कल्पना जानती ही नहीं कि साहित्य क्या होता है, नहीं बराबर पढ़ी है। पिताजी के मित्र की बेटी, जिसके पिता को मेरे पिता ने उसके छोटेपन में ही अपनी बहू बनाने का निर्णय किया था, और मेरी बीए की परीक्षा के बाद उसने दीर्घ निश्वास लिया और कुंवर नारायण का कविता संग्रह खोजने लगा। कुंवर नारायण की कविताओं से वो बहुत प्रभावित था और उनके पूर्व प्रकाशित संग्रह पढ़ चुका था। प्रभावित तो वो केदारनाथ अग्रवाल से भी था और अपने कुछ समकालीनों से भी। अचानक उसे कुंवर नारायण का मनचाहा संग्रह मिल गया। वो केवल उसे ही लेना चाहता था, जबकि उसके पास पुस्तकालय के 3 टिकट थे। उसे लेकर कार में आ बैठा। कार में बैठते ही उसके दिमाग में फिर नीलिमा सिंह की रील चालू हो गई और वो भूल गया कि वो ऑफिस में संसद मार्ग स्थित मुख्य कार्यालय जाने की बात कहकर आया था। रेल भवन के पास गोल चक्कर काटकर वो रफ़ी मार्ग की ओर मुड़ गया और जब करजन रोड लाल बत्ती पर पहुंचा तब उसे मुख्य कार्यालय जाने की बात याद आई। लेकिन ऑफिस से निकले इतना अधिक समय हो चुका था और उसने विष्णु प्रभाकर जी को 3 बजे साक्षात्कार के लिए बुलाया हुआ था। चौराहे पर बत्ती लाल थी। उसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वो गाड़ी कनॉट प्लेस की ओर मोड़ ले और टॉलस्टॉय मार्ग होकर मुख्यालय चला जाए, लेकिन तत्काल दिमाग में आया कि यदि वहाँ गया और निदेशक महानिदेशक के पास हुए तो उसे प्रतीक्षा करना पड़ेगा। महानिदेशक के पास नहीं भी हों, लेकिन बातों में इतना उलझा लें तो मुझे कहना होगा कि मैंने विष्णु जी को बुलाया हुआ है। तब वो कह सकते हैं, जब उन्हें बुलाया था और मुझसे कोई खास काम नहीं था तब आए ही क्यों? क्या उत्तर दूंगा? ये तो नहीं कह सकता कि एक लेखिका से मिलने गया था। नहीं,
सीधे कार्यालय। उसने निर्णय लिया और गाड़ी मंडी हाउस की ओर बढ़ा दी। अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह का पहला दिन। उस वर्ष गर्मी मार्च के दूसरे सप्ताह से अपना प्रभाव दिखलाने लगी थी। सरकारी कार्यालयों में, विशेष रूप से मंत्रालयों में, उच्चाधिकारियों के कमरों में मार्च के प्रारंभ से एसी की सर्विस करवा दी जाती है। नीलिमा सिंह प्रशासन में थी, ये काम उसके अधीन था। कार्यालय सुबह 9 बजे आरंभ होता, लेकिन नीलिमा 8:30 बजे तक कार्यालय पहुंच जाती। ये नियम केवल गर्मी के दिनों का ही नहीं था, वो हर मौसम में समय की पाबंद थी। बस से आती, लेकिन यदि घर से निकलने में विलंब होता तब वो ऑटो ले लेती। आते ही वो डिप्टी से लेकर सचिव के कमरों का जायज़ा ले आती। वो ये भी देखती कि उन कमरों के बाहर चपरासी तैनात हैं या नहीं। वो अपने सेक्शन अफसर राम नारायण और एक सहायक और एक यूडीसी को भी उसी समय कार्यालय बुलाती। अनुशासन के मामले में उसकी सख्ती पूरे मंत्रालय में चर्चा का विषय थी। वो किसी अधिकारी के कमरे में नहीं जाती थी, कमरों के बाहर खड़ी रहती और राम नारायण और उसके सहायक अंदर जाकर अधिकारियों के कमरों की साफ़ सफाई, गर्मियों में एसी और जाड़े में ब्लोअर आदि चेक करते। यहाँ तक कि वे कभी कभी अधिकारियों के टॉयलेट भी चेक करते थे। यदि किंचित भी कमी पाते तब सफाई कर्मचारियों के इंचार्ज को नीलिमा बुलाकर डांटती और अधिकारियों के आने से पहले फिर साफ सफाई के निर्देश देती। उच्चाधिकारियों के तौलिए हर दिन बदले जाते और टॉयलेट में प्रसाधन सामग्री की जांच की जाती। ये सब होता, लेकिन नीलिमा सिंह उन अधिकारियों के कमरे के बाहर गैलरी में टहलती रहती। जब वो टहल रही होती तब उन अधिकारियों के चपरासी ऐसे सिकुड़े होते जैसे किसी बिलावटे पर 2 बाल्टी पानी डाला गया था। मंत्री महोदय की सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए अलग बहुत बड़ा स्टाफ था। उस दिन नीलिमा सिंह सुबह के राउंड से लौटकर अपने कमरे के निकट पहुंची कि उसे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उसका पीए तब तक नहीं आया था। 9 बजने में 5 मिनट थे। स्टाफ को 10 मिनट की छूट थी। हालांकि कुछ लोग 10 मिनट की छूट का लाभ आध घंटा तक उठाते। बहाना बस खराब होना होता या पत्नी बच्चे की तबीयत, लेकिन पीए को समय से पहुंचना होता। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, फ़ोन बंद हो चुका था। उसने सोचा कि उप सचिव या संयुक्त सचिव का होगा, लेकिन कॉलर आईडी में एक अपरिचित नंबर था। वो निश्चिंत होकर कमरे में लगे शीशे में बाल संवारने लगी। तभी घंटी दोबारा बजी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, नीलिमा सिंह जी बोल रही हैं? उधर से भारी आवाज़ सुनाई दी। जी बोल रही हूँ। आपने पहचाना नहीं? नहीं, नीलिमा ने 2 टूक उत्तर दिया। उधर से बोलने वाला क्षण भर तक चुप रहा। शायद वो ये सोच ही नहीं सका था कि नीलिमा उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाएगी। जी आप कौन साहब बोल रहे हैं? नीलिमा ही बोली। मैं लालमणि जगलाल बोल रहा हूँ नीलिमा जी, कुछ दिन पहले ही आपसे मिलने आया था। जी सर। कुछ देर की चुप्पी रही उधर। इस शनिवार को रचनाकार की गोष्ठी है। वसंत जी का आग्रह है कि आप अपनी नई कहानी का पाठ करें। मेरे पास कोई नई कहानी नहीं है सर। कोई बात नहीं, पहले की ही कोई कहानी आप पढ़ें। आप जैसी चर्चित युवा लेखिका के संस्था से जुड़ने से संस्था की गरिमा बढ़ेगी। सर मैं और चर्चित? अब तक मेरी कुछ ही कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, किसी परिचित ने भी नोटिस नहीं लिया और मैं चर्चित। नीलिमा जी, आपसे भले ही किसी ने मिलकर या पत्र लिखकर चर्चा ना की हो। वो रुका एक क्षण के लिए। मिलता या पत्र तो तब लिखता जब कभी आपका पता प्रकाशित हुआ होता। इस साप्ताहिक हिंदुस्तान ने पता प्रकाशित किया। अंक आए कुछ ही दिन हुए हैं। आप देखिएगा कितने पत्र आपको मिलेंगे। सर पत्रिकाओं में प्रतिक्रियाएं भी तो नहीं बराबर छपी। नीलिमा जी, आप मुझे सर ना कहें, मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ। नीलिमा चुप रही। आप मुझे मेरे नाम से संबोधित करें या केवल जगलाल कहें। मित्र मुझे जगलाल संबोधित करते हैं। मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ, इसलिए प्लीज़। लालमणि जगलाल के विनीत स्वर ने नीलिमा को असमंजस में डाल दिया। काल उसने सोचा, ऑफिस में मैं अपने से बहुत बड़े सेक्शन अफसर को नाम से पुकारती हूँ, जबकि ये सज्जन तो मुझसे 6-7 साल ही बड़े होंगे। अभी कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, मैं शुक्रवार को ही बता पाऊँगी। शुक्रवार तक बहुत विलंब हो जाएगा। दरअसल कल ही सुंदरलाल जी निमंत्रण पत्र छपवा कर लोगों को भेजना चाहते हैं। सुंदरलाल जी? सुंदरलाल वसंत जी, नव जागरण के संपादक। ओह सॉरी, मुझे केवल वसंत जी ही याद रहा था। वो रुकी। उसने ड्रॉअर से नोटपैड निकाला, क्योंकि 9:45 बजने वाले थे। कई बार उप या संयुक्त सचिव आते ही उसे बुला लेते हैं। उसे हर समय उनके कमरे की साफ सफाई से लेकर खतरा लगा रहता है। सचिव और संयुक्त सचिव को
हर दूसरे दिन नया डिओड्रेंट चाहिए होता है। केवल उप सचिव हैं जो एक डिओ को महीने भर तक चलाते हैं, जबकि उन दोनों का कहना है कि एक ही हर दिन इस्तेमाल करने से दूसरे अधिकारियों में गलत संदेश जाता है। गलत संदेश कि उनका मंत्रालय इतना गरीब है कि वो एक ही डिओड्रेंट हर दिन इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं मंत्री जी, हो सकता है हर दिन या दिन में 4 बार बदलते हों, या हर मिलने आने वाले से पहले नया इस्तेमाल करते हों। कुछ लोग मंत्रियों को आज देश का राजा कहते हैं तो गलत नहीं है। वो लंबे समय तक जगलाल को कोई उत्तर नहीं दे पाई, सोचती ही रह गई। नीलिमा जी, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, आपका उत्तर प्रतीक्षित है। सर, कई बार दूसरे शनिवार भी ऑफिस जाना पड़ जाता है। इस बारे में मैं शुक्रवार को ऑफिस से निकलने के समय ही आपको बता सकती हूँ। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आ ही पाऊँगी। बताने के बाद भी क्यों नहीं आ पाएंगी? क्योंकि शनिवार को घर से बुला लिया जाता है। मैं समझ सकता हूँ। एक क्षण के लिए चुप रहा लालमणि जगलाल, फिर बोला, मैं निमंत्रण पत्र में कहानी पाठ के लिए आपका नाम लिखवा दूंगा। आप आई तो बेहतर, वरना आपके स्थान पर कोई और कहानी पढ़ लेगा। जी सर। आपने 2 लेखिकाओं के नाम लिए थे उस दिन, कोई भी? नीलिमा जी, फिर सर? ओह ठीक है। नीलिमा ने फ़ोन रख दिया। तभी घंटी फिर बजी। हो सकता है वसंत जी का फ़ोन दिन में कभी आए, आप उन्हें बता देंगे। फ़ोन कट गया। दोपहर 3 बजे सुंदरलाल वसंत का फ़ोन आया। उस समय वो लंच कर रही थी। लंच के समय उप सचिव राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के लिए मंत्री महोदय के निर्देश पर अपने पीओ को एक पत्र डिक्टेट कर रहे थे। फाइल नीलिमा के माध्यम से उन तक गई थी। नीलिमा के ड्राफ्ट में पर्याप्त परिवर्तन की आवश्यकता उप सचिव ने अनुभव किया और उसे भी डिक्टेशन के समय बुला लिया था। उप सचिव से पत्र संयुक्त, फिर अपर सचिव, उनसे सचिव, और तब ड्राफ्ट मंत्री महोदय तक जाना था। मंत्री महोदय की अंग्रेजी कमज़ोर थी। वो मात्र बीए थे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे और हिंदी विरोधी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कितनी बसें तोड़ी और तोड़वाई थीं। बाद में नेता बन गए और अब शिक्षा मंत्री थे। 3 आईएएस उनके निजी सचिव थे और सचिव से अंग्रेजी में गया कोई भी ड्राफ्ट वरिष्ठता क्रम में निजी सचिवों की नज़रों से गुजरता हुआ मंत्री जी तक जाता था। वो उसे कम से कम 1 दिन अपने पास रखते थे, बिना पढ़े हस्ताक्षर करके लौटा देते थे। यदि कभी किसी बात को लेकर संसद में हंगामा होने की संभावना होती, तब जिम्मेदार उनके निजी सचिव होते थे। लेकिन इसका तोड़ भी उन्होंने निकाल लिया था। उन्होंने आदेश दिया था कि उनके पास हर ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता। वो उसे पढ़ते और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी ड्राफ्टों में हस्ताक्षर करते। दोनों ही ड्राफ्ट भेजे जाते थे। मंत्री जी की पत्नी भी सांसद थीं। वो मात्र हाई स्कूल थीं, मंत्री नहीं थीं, लेकिन उन्हें हिंदी के लिए बने संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया था। सांसदों की ये समिति देश के विभिन्न कार्यालयों के दौरे करती रहती। जिस कार्यालय के दौरे में संसदीय समिति को जाना होता, वहां जाने की तिथि 2-3 महीने पहले उस कार्यालय को सूचित कर दी जाती। कार्यालय अपने कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की हिदायत देता और विभागाध्यक्ष के पास कुछ पत्र हिंदी में प्रस्तुत किए जाते। ये तब तक चलता जब तक संसदीय समिति दौरा करके वापस नहीं लौट जाती। उसके जाने के बाद कार्यालय फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आते, अर्थात काम अंग्रेजी में होने लगता। कोई ही आईएएस अधिकारी होता जो हिंदी में काम करना पसंद करता। संसदीय समिति साल भर में कितने ही राज्यों के कार्यालयों के दौरे करती। प्रायः गर्मियों में वो उन स्थानों के कार्यालयों के कार्यक्रम बनाती जो ठंडे स्थानों में अवस्थित थे, यथा उत्तर पूर्वी राज्यों के दौरे, और जाड़ों में प्रायः दक्षिण भारत के दौरे। जिस भी कार्यालय में जाना होता, वहाँ उनके दौरे की तिथि सूचना के साथ अधिकारियों में आतंक जैसा वातावरण होता। समिति के किसी भी सांसद की उनके विरुद्ध रपट उनकी नौकरी को दांव पर लगा सकती थी। इसलिए संसदीय समिति की सुख सुविधा का उसी प्रकार ख्याल रखा जाता जैसे किसी विदेशी मेहमान के आने पर सरकार रखती है। चूंकि पत्र मंत्री जी द्वारा भेजा जाना था, इसलिए उप सचिव ने एक पृष्ठ के ड्राफ्ट में पहले काट छांट की, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अपने पीए को बुलाया और बिल्कुल नए सिरे से ड्राफ्ट डिक्टेट करना शुरू किया। इसका कारण था, पत्र सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को भेजा जाना था और कई राज्य ऐसे थे जहां अन्य दलों की सरकारें थीं।
वो ये जानते थे कि नीलिमा सिंह का लिखा ड्राफ्ट भी वो भेज सकते थे, जिसकी भाषा सीधी सरल थी, जिसमें शिक्षा मंत्रियों को सीधे सलाह दी गई थी, लेकिन उसमें निर्देश दिए जाने की गंध थी। और मंत्री जी भले इस बात को न समझते, और वो समझते भी नहीं थे। उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि भाषा का भी अपना महत्व होता है। लेकिन डिप्टी जानते थे कि विपक्षी दलों के राज्यों के शिक्षा मंत्री इस बात को अन्यथा ले सकते थे कि मंत्री जी ने उन्हें आदेश दिया था, जबकि वो उनके अधीन नहीं, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह थे, क्योंकि वो पार्टी और मुख्यमंत्री की कृपा से मंत्री बने थे। इस प्रकार 15 मिनट के ड्राफ्ट को लेकर उप सचिव ने 1.5 घंटे से अधिक समय तक माथापच्ची की। नीलिमा तब तक उनके चैम्बर में रही, जब तक ड्राफ्ट का डिक्टेशन टाइप करके उप सचिव का पीए उनके पास नहीं ले आया। उस टाइप ड्राफ्ट में भी उन्होंने संशोधन किए, क्योंकि कई स्थानों में पीए उनका वाक्य नहीं सुन पाया था या उसने स्पेलिंग गलत लिखी थी। बावजूद इसके कि पीए ने डिक्टेशन के दौरान कम से कम 7-8 बार पार्डन सर कहा था। पीए लोगों को ये बात उनके प्रशिक्षण के समय घुट्टी में पिलाई जाती है कि जब अधिकारी डिक्टेशन दे रहा हो और कोई वाक्य या शब्द सही प्रकार न सुन पाए, तब वो एक्सक्यूज सर या पार्डन सर अवश्य कहें, जिससे अधिकारी उसे दोबारा बोल सके। लेकिन उप सचिव इतनी उत्तेजना में बोल रहे थे कि उन्होंने पीए के पार्डन सर को सुना ही नहीं, और सुना भी तो गुस्से में उसे घूर कर देखा कि 20 सालों से कितने ही अधिकारियों का डिक्टेशन लेने वाला आज भी पार्डन बोलना नहीं छोड़ पाया। वो इस बात को नहीं समझ सकते थे कि पीए मात्र इंटरमीडिएट था, जबकि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट थे। 3 सालों तक असफल रहने के बाद आईएएस बने थे। उप सचिव के दुरुस्त किए ड्राफ्ट को जब दोबारा पीए टाइप करके लाया और उप सचिव ने जब उसे दुरुस्त पाया, तब अपनी घुग्गी अर्थात हस्ताक्षर मारकर उसे संयुक्त सचिव के पास भेजने के लिए फाइल पीए को देते हुए कहा, इसे स्वयं जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब के पीए को दे आओ। पीए के उठने के बाद उप सचिव जब टॉयलेट जाने के लिए उठे, जो उनके चैम्बर से संलग्न था, तब नीलिमा सिंह पीए के पीछे उनके चैम्बर से बाहर निकली थी। उस समय 3 बजने में 10 मिनट थे। वो भी अपने को आध घंटे से वॉशरूम जाने से रोके हुए थी। सीधे वॉशरूम गई। लौट कर उसने लंच बॉक्स खोला ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाया तो वसंत बोल रहा हूँ सुनाई दिया। सर 5 मिनट बाद फ़ोन कर लेंगे। कोई बात नहीं नीलिमा जी। भारी आवाज़ हंसी और फ़ोन काट दिया। उसने लंच समाप्त ही किया था कि फ़ोन की घंटी फिर बज उठी। नीलिमा सिंह जी, आपकी व्यस्तता मैं समझ सकता हूँ, वसंत जी ही बोल रहे थे। कहें सर। नीलिमा ने उन्हें टालने के भाव से सीधे कहा, जो उसके स्वभाव के विपरीत था, लेकिन जब वो किसी को टालना चाहती या कम बात करना चाहती तब ऐसे ही बोलती थी। हैं। नीलिमा को वसंत जी का हैं करना बुरा लगा। उसने कहना चाहा कि सर सुबह लालमणि जी को मैंने बता दिया था, लेकिन वो चुप रही। नीलिमा जी, लालमणि जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। मैंने भी आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं। ये तो रचनाकार संस्था का सौभाग्य है कि आप जैसी चर्चित युवा लेखिका संस्था से जुड़ रही हैं। सर, नीलिमा ने कहना चाहा कि वक्त अधिक नहीं है, आप सीधे मुद्दे पर आएं, लेकिन वो कह नहीं सकी। तो मैंने फ़ोन इसलिए किया कि आप इस शनिवार को कहानी पाठ के लिए मेरे निवास पर अवश्य आएँ। मैं आपको लेने के लिए अपना ड्राइवर भेज दूँगा। सर, सुबह लालमणि जी का फ़ोन आया था। मैंने उन्हें अपनी स्थिति बता दी थी। नीलिमा जी, दरअसल मुझे आज ही निमंत्रण पत्र छपवाना है। प्रेस का आदमी मेरे सामने बैठा है। आपकी हाँ के बाद मैं उसमें कहानी पाठ के लिए आपका नाम देना चाहता हूँ। आपके साथ लालमणि जी का कविता पाठ होगा। रचनाकार की गोष्ठी शाम 4 बजे से 6 बजे तक होती है। आपका अधिक समय नहीं लेंगे हम। सर, शुक्रवार से पहले कुछ भी बता पाना संभव नहीं। मैंने ये बात लालमणि जी को आज सुबह बता दी थी। उनसे मेरी आज बात नहीं हुई। नीलिमा जानती थी कि वसंत झूठ बोल रहे थे। नीलिमा चुप रही। वसंत की आवाज़ उसे फिर सुनाई दी। मैं ऐसा करता हूँ कि आपका नाम दे देता हूँ, इससे हमारी संस्था का मान बढ़ेगा। आप आध घंटा का समय तो निकाल ही सकेंगी। आप कहानी पाठ करके वापस चली जाइएगा। मेरा ड्राइवर आपको ले भी जाएगा और छोड़ भी आएगा। सर, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सड़क पर ऑटो की कमी नहीं रहती। वैसे भी मैं बस से चलती हूँ। समस्या ये नहीं है कि मैं आपके यहाँ पहुँचूँगी कैसे। समस्या ऑफिस है। मुझे कभी कभी दूसरे शनिवार भी ऑफिस आना होता है। इन दोनों संसद सत्र चल रहा है। मुझे लालमणि जी ने बताया था कि आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़ी हुई हैं। फिर भी मैं आपका नाम दे देता हूँ। यदि आप नहीं आ पाएंगी तब किसी और से कहानी पाठ करवा दूँगा। सर, नाम देने की अपरिहार्यता क्यों? आप नाम न दें,
मैं शुक्रवार को शाम वो एक क्षण के लिए रुकी। नहीं, शनिवार को सुबह 11 बजे के आसपास बता दूंगी कि मैं आ पाऊंगी या नहीं। मेरा नंबर लिख लें। वसंत अपने निवास का नंबर बोलने लगे, लेकिन नीलिमा ने नहीं लिखा। आप भी अपना नंबर मुझे दे दें। सर, मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। पता नहीं मैं कहाँ होंगी उस समय। आप निश्चिंत रहें। कोई बात नहीं नीलिमा जी, मैं जानता हूँ कि लेखिकाएं अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाहती। नीलिमा चुप रही। वो बात समाप्त करना चाहती थी। निमंत्रण पत्र में आपका नाम देने के मेरे अनुरोध को टालें नहीं नीलिमा जी। जी। इस संक्षिप्त उत्तर का क्या अर्थ लूँ? सर, नवजागरण के संपादक को मैं कैसे बता सकती हूँ? आप नाम देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, आपका नाम नहीं दूंगा, लेकिन अनुरोध है कि आप आएँ अवश्य और कहानी पाठ करें। जी, मैं आपको बता दूंगी। धन्यवाद नीलिमा जी। नीलिमा सिंह शुक्रवार शाम तक इतना अधिक व्यस्त थी कि वो लालमणि जगलाल या वसंत को फ़ोन करना भूल गई। ठीक 5 बजे जगलाल का फ़ोन आया। उस समय वो संयुक्त सचिव के पास थी। 6 बजे लौटने पर पीए ने बताया। जगलाल ने पीए को अपना नंबर देते हुए कहा था कि आने पर वो बात करवा देगा। मैम बात करेंगी? पीए ने बजर दबाकर उसे सूचित किया। वो फ़ोन पर था, ये जानने के लिए कि यदि वो बात नहीं करेंगी तब वो घर के लिए निकल लेगा। जानता था कि संयुक्त सचिव से मिलने के बाद शायद नीलिमा भी घर के लिए निकल लेंगी। नीलिमा के जाने के बाद ही वो अपने केबिन से निकलता था। ऐसा सभी पीए के साथ था। अफसर जब तक अपनी सीट पर मौजूद रहता, पीए को बैठना होता, भले ही कोई भी काम ना हो। फ़ोन आना और उसे अफसर को बजर बजाकर देना ही एक काम होता। नीलिमा का पीए ये सोचकर परेशान था कि यदि मैडम की बात लंबी चली तब उसे तब तक बैठना होगा। मिला दो। लालमणि जगलाल को फ़ोन मिलाने पर उसके पीए ने बताया कि कुछ देर पहले ही वो कमलेश्वर जी के पास गए हैं। लौटने पर वो बात करवा देगा। मैम, इस समय लालमणि सर कमरे में नहीं हैं, किन्हीं कमलेश्वर जी के पास गए हैं। किन्हीं कमलेश्वर? नीलिमा का स्वर ऊंचा था। पीए सहम गया। उसने क्षमा मांगी। प्रेम शंकर, अपनी भाषा में सुधार कर लो। मंत्रालय में नौकरी करते हो, अपनी नौकरी ना सही मेरी नौकरी का ख्याल रखो। कमलेश्वर जी बहुत बड़े लेखक हैं और दूरदर्शन में अपर महानिदेशक हैं। सॉरी मैम। जगलाल जी के पीए को फ़ोन करके कह दो कि मैं कल उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाऊंगी। ओके मैम। नीलिमा बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। वो कमरे से कुछ कदम ही गैलरी में गई थी कि पीए दौड़ता हुआ आया और बोला, मैम, लालमणि जी लौट आए हैं। फ़ोन पर हैं? नहीं मैम, उनके पीए ने बताया, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैम घर के लिए निकल गई हैं। फिर संकोच के साथ बोला, आप बात करना चाहें तो? नीलिमा ने गति धीमी कर ली थी। बोली, कह दो कि मैं जा चुकी हूँ। ओके मैम। सोमवार को 9:15 बजे ही लालमणि जगलाल का फ़ोन आ गया। नीलिमा जी, आपकी बहुत प्रतीक्षा की गई गोष्ठी में आपकी कहानी सुनने के लिए 15 लोगों की आंखें आपकी प्रतीक्षा में थक गईं। मैंने पीए से कहलवा दिया था। जी, संदेश मिल गया था। अफसोस, जब आपका फ़ोन आया उस समय मैं कमलेश्वर जी के पास था। हालांकि 5 मिनट बाद ही लौट आया था। मैंने कमलेश्वर जी से आपकी चर्चा की थी। वो आपको बहुत अच्छी प्रकार जानते हैं। उन्होंने अपने संपादन के दौरान सारिका में आपकी कहानियाँ प्रकाशित की हैं। जी, ये कमलेश्वर जी का बड़प्पन है कि मुझ जैसी छोटी कहानीकार को जानते हैं। आप छोटी कहानीकार नहीं हैं नीलिमा जी, इतना प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ कहानियाँ लिखकर कोई बड़ा कथाकार नहीं बन जाता लालमणि जी। अपना नाम सुनकर लालमणि जगलाल खिल उठा था। उस समय वो घर में सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसे आर.के. पुरम में दिल्ली आने के कुछ दिनों बाद ही एक फ्लैट मिल गया था। फ्लैट के साथ एक कमरा नौकर के लिए था। लखनऊ में भी वो अकेला रहता था और जो नौकर वहाँ उसके साथ था उसे वो साथ ले आया था। वो 45 साल का एक अधेड़ था जो अल्मोड़ा के गांव का रहने वाला था। उसका परिवार गांव में रहता था। जब से जगलाल की नौकरी दूरदर्शन में लगी थी तभी से वो नौकर उसके साथ था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। नाश्ते के बाद चाय पीते हुए उसने नीलिमा को फ़ोन किया था। नीलिमा जी, अगली गोष्ठी कमलेश्वर जी की अध्यक्षता में होना तय हुआ है। जब शाम 5 बजे तक आपका फ़ोन नहीं आया, न मेरे पास और न ही आपने वसंत जी को किया, तब हम दोनों ने अनुमान लगा लिया कि आप शायद नहीं आएंगी। मैं इतना व्यस्त थी सर कि फ़ोन करना दिमाग से निकल गया था। ज्वाइंट सर के साथ मीटिंग में थी। अपने लिए सर सुनकर लालमणि बुझ गया। एक क्षण लगा उसे संयत होने में। कमलेश्वर जी भी आपसे मिलने को उत्सुक थे। उन्हें आपकी कहानी का शीर्षक तक याद है, जबकि उन्हें सारिका छोड़े लंबा वक्त बीत गया है। सर, वो ऐसे ही इतना ग्रेट नहीं है।
उनकी स्मरण शक्ति बहुत प्रखर है। उनके दूरदर्शन में आने के बाद मैंने उन्हें बधाई के लिए फ़ोन किया, तब नाम सुनते ही वो उस कहानी का नाम लेते हुए मुझे पहचान गए थे। रियली ही इज़ ग्रेट। आप ठीक कह रही हैं, वो विशिष्ट हैं, इसीलिए इंदिरा जी उन्हें अपर महानिदेशक बनाकर दूरदर्शन में ले आईं, जबकि इस पद पर IAS ही विराजमान होते हैं। जी। लालमणि को लगा कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। यद्यपि कमलेश्वर जी से रचनाकार की गोष्ठी को लेकर उसने कोई बात नहीं की थी और ना ही नीलिमा के बारे में कमलेश्वर जी से बात की थी। उनका उल्लेख करके वो नीलिमा को प्रभावित करना चाह रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि उसकी बात से नीलिमा प्रभावित थी। अगले माह की गोष्ठी में आप आने से इनकार नहीं कर सकेंगी। कमलेश्वर जी ने न केवल आपके कारण अध्यक्षता की अनुमति दी है। अभी तो महीना पड़ा है सर। आपके लिए महीना है, लेकिन हमें, मतलब मेरे संस्था के लोग, एक गोष्ठी समाप्त होते ही अगली गोष्ठी की तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं। किसे बुलाना है, बहुत सी बातें होती हैं। आपकी स्वीकृति के बाद ही कमलेश्वर जी को दोबारा याद दिलाना होगा कि आप कहानी पाठ के लिए आएंगी। इसलिए आप आज ही अपनी स्वीकृति दें। इस बार आपने असमंजस में डाल रखा था, इसलिए किसी का भी नाम निमंत्रण पत्र में नहीं प्रकाशित किया गया था, बल्कि निमंत्रण पत्र ही नहीं छपवाया गया था। लोगों को फ़ोन पर ही सूचना दे दी गई थी। लेकिन कमलेश्वर जी की अध्यक्षता में गोष्ठी होगी, तब निमंत्रण पत्र अवश्य छपवाना होगा। कमलेश्वर जी आएंगे तब तो आना ही होगा। एक क्षण चुप रहने के बाद वो बोली, लालमणि जी, एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, नाम सुनकर वो पुनः खिल उठा था। आप और आपकी संस्था मुझे ही क्यों इतना महत्व दे रहे हैं? दिल्ली में कथाकारों की भरमार है। संस्था पहले भी कितने ही युवा कहानीकारों और कवियों को बुला चुकी है। मुझे तो यहाँ आए 2 वर्ष ही हुए हैं। संस्था दिल्ली से बाहर के लेखकों को भी बुलाती है। गुड़गांव, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ जैसी जगहों के कितने ही साहित्यकार, रचनाकार की शोभा बढ़ा चुके हैं। युवा ही नहीं, कितने ही वरिष्ठ साहित्यकार आते हैं। एक क्षण रुक कर वो बोला, आप प्रतिभाशाली कथाकार हैं, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आ सकूं। कमलेश्वर जी काफ़ी समय से दिल्ली में हैं। मेरी पहली कहानी उन्होंने सारिका में प्रकाशित की थी। नीलिमा आगे कुछ कहती उससे पहले लालमणि बोला, नीलिमा जी, कमलेश्वर जी के दौर में सारिका में जिसकी एक कहानी प्रकाशित हो जाती, वो कथाकार के रूप में स्थापित हो जाता था। आपको पाठक तब से जानते हैं। जी, मैं आज वसंत जी को बता दूंगा और कमलेश्वर जी को भी। कमलेश्वर जी को बताने के बारे में वो झूठ बोल गया। जी। जैसे ही नीलिमा ने जी कहकर फ़ोन काटा, मेवालाल दरवाजे पर प्रकट हुआ। नीलिमा ने प्रश्नात्मक भाव से उसे देखा। मैम, चाय? हाँ। मेवालाल दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि पूछा, डिप्टी साहब आ गए? अभी नहीं मैम, उनका चपरासी बता रहा था कि वो संसद भवन गए हैं। आज शायद मंत्री जी को किसी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके। सेक्शन अफसर द्वारा उसके आने से पहले अपनी सीट पर रखी फाइल वो खोलने लगी। अभी आप सुन रहे थे श्री रूप सिंह चंदेल जी का लिखा हुआ उपन्यास सुखन साज का भाग 1। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 2 में।